हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और एक बहुत ही बड़े गैप के बाद में वीडियोस आ रहे हैं मेरे। थोड़े से मेरे पेपर्स लगे हुए थे और ऊपर से जब से कॉलेज शुरू हुए उसके बाद से इतना बर्डन आ गया था कि वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था आप लोगों के लिए। लेकिन एक बार फिर से वापस से हैं और जो आपका कोर्स चल रहा था, ये जो वीडियो है 2 हफ्ते के बाद करीब आई है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन पहले देता हूँ, 1-2 मिनट लूंगा आपके, और उसके बाद में पीछे एक हेडिंग पड़ी हुई आपको पता है कि डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की जो सीरीज चल रही थी, वहां पे हम लोगों ने डी ब्लॉक को पूरा कंप्लीटली फिनिश किया था। एक एक टर्म, एक एक बात उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन हमारा एफ ब्लॉक रह गया था जिसमें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट हमें पढ़ने थे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लेंथेनाइट्स को पूरा फुल फ्लैश में खत्म करेंगे, फुल लेंथेनाइट करने वाले हैं। तो वीडियो आ नहीं रहे थे वो बात अलग की, लेकिन जो आया है इसमें पूरी दम लगा देंगे हम लोग, अपनी इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो चलिए भाई, सबसे पहली बात जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि जो हमारी ऑर्गेनिक का सेक्शन चल रहा था वो आपका ब्रेक लेगा, और वो ब्रेक लेगा कब तक, वो ब्रेक लेगा आपका अप्रॉक्स 15 नवंबर तक, ठीक है। 15 नवंबर के बाद में मैं उनको वापस अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर कंटिन्यू करूंगा, और उनके साथ में आपको वन शॉट वाले वीडियोस भी मिलते रहेंगे। वन शॉट का मतलब एक चैप्टर पूरा खत्म होगा और तुरंत उसका वन शॉट आएगा जिससे आप नोट्स भी प्रिपेयर कर लोगे, और साथ में आपका एक रिवीजन जो होता है, नहीं लास्ट उसके लिए, लास्ट मोमेंट के लिए जो रिवीजन आपका होता है उसके लिए वो बहुत मदद करेंगे आपको। तो वो वाला तो चलता रहेगा सीरीज, लेकिन वो अभी ब्रेक लेगी। तो बीच में मैं क्या करने वाला हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए जो मेन टॉपिक 10 मिनट कॉन्सेप्ट होते हैं जिनसे क्वेश्चन आए हुए होते हैं, चाहे वो किसी पेपर में हो, चाहे वो यूपी बोर्ड के लिए हो, चाहे सीबीएसई के लिए हो, चाहे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पेपर के लिए हो, तो कोशिश करूंगा कि आपके लिए कंटिन्यूअस वीडियोस को बनाता रहूं। और एक वीडियो आई एम सॉरी, एक वीडियो ऐसा जरूर आएगा जिसमें मैं पूरा एक्टिनाइट को खत्म करूंगा, और वो वीडियो आपका आज संडे को ये वीडियो शूट हो रही है, मंडे को अपलोड हो जाएगी, सैटरडे से पहले वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पूरा डी एंड एफ हम लोग क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। उसके बाद में हमारी ऑर्गेनिक को हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये प्लानिंग है, जो बच्चे पुराने उनके लिए बताना जरूरी है, और अगर चैनल पे नए हैं तो ये सारी बातें आपको थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही होंगी, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और क्या कर लीजिए, सारी नोटिफिकेशंस को पाते रहे, जिससे जो भी बातें उनसे आप कनेक्ट रह सको और मनी गेम के साथ अपनी पूरी बोर्ड की और पूरी जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन आप कर सकें, ठीक है। चलिए 2 मिनट हो गए और शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो भैया टॉपिक है आज का कौन सा, लिंथेनाइट, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में देखो, सबसे पहली बात तो समझते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है क्या। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाइए आप लोग, कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए साथ में, ठीक है। सबसे पहली बात कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते क्या है, अगर बात करें होते क्या है, तो डी ब्लॉक पूरा पढ़ चुके हो आप लोग, बच्चे नहीं हो, आपको केवल इतना समझना है कि इफ इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में चला जाए, एफ सबसेल में चला जाए, ठीक। अगर ये एफ सबसेल में जाता है तो वो जो एलिमेंट होगा उसे हम एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एफ ब्लॉक को कहां रखा गया है, नीचे 2 सीरीज बनाई गई, ठीक है। 2 ऐसी सीरीज बना दी गई, ऐसी, ठीक है। और एक में कितने एलिमेंट रख दिए गए, 14 एलिमेंट इसमें है और 14 एलिमेंट ही इसमें है। इसको नाम दिया गया लेंथेनाइट, ठीक। और इसे नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, एक्टिनाइट। तो ये जो 14 एलिमेंट थे, इनमें कौन सा सेल, कौन सा सबसेल, एफ सबसेल अगर है तो कौन सा एफ सबसेल प्रेजेंट होगा। तो भाई जो हमारे लेंथेनाइट्स होते हैं इनमें हमारी 4f सबसेल होती है, और जो हमारे एक्टिनाइट होते हैं उनमें हमारी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस सबसेल में जाता है, 5f सबसेल में जाता है। तो ये तो एक बेसिक बात हुई किसके बारे में, कि लेंथेनाइट्स हमारे होते क्या है और पीरियोडिक टेबल में वो रखे कहाँ हैं। अगर आपने डी ब्लॉक को बहुत प्यार से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो पहला वाला था हमारा कौन सा, वाई के नीचे आपका आता था एल और उसके नीचे कौन सा, एससी के नीचे आता था आपका वेनेडियम, वेनेडियम के बाद में आपका क्या आता था, कौन सा एससी के नीचे आपका आता था, हाँ ठीक है, उसके नीचे आपका कौन सा आता था, लिंथेनम। याद आया सभी को, जिन्होंने नहीं देखा है डी ब्लॉक को पहले डी ब्लॉक को देख ले। तो लिंथेनम पे क्या लगा होता था, स्टार लगा होता था, साथ में लगा होता था एक्टिनियम, ठीक है। और इस पर भी क्या लगा होता था, स्टार लगा होता था। जब भी हम लोग यहाँ के आगे के, यहाँ से आगे के क्या करते थे, एटॉमिक नंबर्स को फाइंड करना शुरू करते थे, तो क्या कहते थे कि इसके आगे लेंथेनाइट शुरू है और 14 एलिमेंट तो वही है। तो 14 एलिमेंट हम लोग क्या कर देते थे, छोड़ देते थे यहाँ पर। याद है सभी को, कैसे निकालते थे एटॉमिक नंबर, ये देखो 21 है, ठीक। अब 21 से अगला वाला अगर हमें निकालना है तो भाई 18 ऐड करो, तो 21 और 10 31, 31 और 8 अगर हम लोग जोड़ लें कितना, 21 में अगर कितना ऐड कर लो भाई, 18 ऐड कर लो, तो 8 1 9 हुआ, तो इसका कितना आ गया 39, ठीक है। कितना, वाई का कितना आ गया भाई 39। अब 39 से अगर हमें नीचे जाना है तो फिर से क्या कर ले, 18 ऐड कर ले, यानी कि कितना हो गया 9 8 17 का 7 कैरी आया 1 4 3 1 4 1 5, यानी कि इसका कितना हो गया आपका 57। लेकिन इसके आगे वाले का 58 नहीं होता था,
याद आया सभी को? फिर हम लोग क्या करते थे, इसमें 14 एलिमेंट छोड़ करके तब यहाँ पर एटॉमिक नंबर्स को भरते थे, ठीक। और यही एक रीजन था, जिन्होंने पढ़ा है एटॉमिक रेडियस को, यही एक रीजन था कि हमारी जब किस सीरीज में हम लोग यहाँ से यहाँ जाते थे तो ऊपर से नीचे आने पर 5D सीरीज में आने पर एटॉमिक रेडियस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मैंने बताया था कि इसका कॉन्सेप्ट मैं पूरा पढ़ाऊंगा जब मैं एफ ब्लॉक को पढ़ा रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये तो बातें हो गई कौन सी, एक्स्ट्रा वाली। अब शुरू करते हैं कि एलिमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं। सब कुछ मिटा दो। कितने मिनट हो गए? 5 मिनट हुए हैं केवल। और अगर आप लोगों को ये सारी बातें पता हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको आगे की चीजें बहुत आराम से समझ में आएंगी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं किसको, लिंथेनाइड को। तो बेटा लिंथेनाइड शुरू होते हैं La से, ये नहीं है कि सीरियम से शुरू होते हैं, सीरियम से नहीं होते हैं। शुरू कहां से हो जाते हैं? La से ही। बट क्योंकि इसकी f ऑर्बिटल में, सुनो बातों को अब ध्यान से, क्योंकि इसकी f ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f0 होती है, इसीलिए इसको ऊपर वहां पर मेन पीरियोडिक टेबल में हिस्सा दिया गया था। दूसरी बात, ये कनेक्टिविटी दिखाता है। कनेक्टिविटी क्या दिखाता है कि हाँ भाई हमारे पास में जो मेन पीरियोडिक टेबल है उससे ये जो नीचे एलिमेंट्स दिए इनका रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि वो रिलेशन सेपरेट है, वो एलिमेंट सेपरेट नहीं है, वो मेन पीरियोडिक टेबल से कनेक्टेड है। और इसी के नाम पर, लेंथेनम के नाम पे ही इस सीरीज को पूरा नाम दिया गया है, दैट इज लेंथेनाइड। क्लियर? तो La के बाद में कौन सा आता है? Ce, ठीक, सीरियम आता है। उसके बाद में कौन सा? Pr। सारे एलिमेंट लिख लो पहले। समेरियम, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका U, Tb, Dy, Yb एंड ल्यूटीशियम, ठीक है। इतने हैं। चलिए भाई शुरुआत से काउंट करो, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। आपने तो कहा था कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो भाई जो ऊपर वाला लिखा है लेंथेनम, इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया। ये कहाँ रखा है? मेन में। ये कहाँ रखा है? मेन पीरियोडिक टेबल में। और यहां से लेकर के यहां तक कहाँ रखे हैं? लेंथेनाइड सीरीज में, ठीक। बहुत आराम से पढ़ना, वीडियो लंबा होगा ये भी बता दूं पहले ही। तो जब आपके पास में टाइम हो बिल्कुल आराम से बैठने का, कि आप 1 घंटा बैठ सकते हो, तभी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करो, नहीं तो बीच में वीडियो छोड़ करके जाओगे फिर दोबारा पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। तो इसका जो एटॉमिक नंबर अभी डिस्कस किया 2 मिनट पहले, वो कितना डिस्कस किया? 57। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? एक एक बढ़ाते जाओ। 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71 एंड 72, ठीक है। क्लियर? एक मिनट देख लो कहां पर गड़बड़ हुई है। 57 के बाद में सीरियम का है आपका 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 के बाद में देखो 66 छोड़ा, तो यहां पर आएगा 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71, ठीक है। अब बताओ कैसे लिखते लिखते मुझे पता चल गया कि कहीं पर कोई एक चीज छूट गई है। तो पहले तो याद कर लो कि जो 58 है वहां से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर जो है, 58 से लेके 71 जो एटॉमिक नंबर है, आप सारे एटॉमिक नंबर लाइन से भरो, 58 से स्टार्ट करो और खत्म कहां पर कर लो? 71 पे खत्म कर लो। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? लेंथेनाइड्स हैं, ठीक। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? लेंथेनाइड्स हैं। तो अगर मैं इस 57 को भी क्या कर लूं? 57 को भी इंक्लूड कर लूं, यानी कि 57 से बात करूं किसकी? 71 की, तो क्या बोला जाएगा? तो इन्हें एक और नाम दिया जाता है लेंथेनॉइड्स। क्या नाम दिया जाता है? लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। तो जब भी टर्म यूज हो लेंथेनॉइड्स, दैट मींस La2 Lu की बात हो रही है। और अगर वर्ड यूज किया जाता है लेंथेनाइड्स, तो आपकी किसकी बात हो रही है? सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक की बात हो रही है, ठीक है। चलिए ये बात समझे। अब सबसे पहली चीज क्या पढ़नी होती है हमें? इसे हम पढ़ेंगे अलोंग द पीरियड। ये ऊपर नीचे लिखे हैं लेकिन ये एलिमेंट लाइन से रखे हैं। देखो एक एक एटॉमिक नंबर का गैप है तो लाइन से रखे हुए होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसे अलोंग द पीरियड ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इस तरीके से अगर लिखा है आपने एलिमेंट्स को तो क्या कर लोगे आप? तो आप इनको आराम से सामने इनके एटॉमिक क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, और साथ में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी वो लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो बात आती है याद कैसे करे जाए। तो याद करने पे मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपनी टेक्निक बनाइए। जो टेक्निक आप बनाएंगे वो आपसे 10 मिनट में याद हो जाएगी। और अगर आपके पास में अगर आपको टेक्निक चाहिए तो मैं एक बोल देता हूं, जैसे मैंने इनको याद कर रखा है। तो मैंने तो याद किया था कैसे? इसे मैंने याद किया था, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गड़गड़ तब
दिल हुआ और तुम्हारा यार लुट गया। ठीक है, तो एक सेंटेंस बोल लो और सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब अगर जिसको ये टेक्निक चाहिए भाई वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहां पर पूरा लिख दूंगा या फिर पेपर वर्क डाल दूंगा। लेकिन हाँ एक बार बोल देता हूँ, याद कर लो। क्या लिख लो भाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, और ये यू यू है तो इसे यू बोलो, तो यू गट, जीडी मीन्स गड़गड़, टीबी मीन्स तब, डीवाई मीन्स दिल, एचओ मीन्स हुआ, ईआर मीन्स और, टीएम मीन्स तुम्हारा, वाईबी मीन्स यार, और लुट गया मतलब एलयू। ठीक है, तो ऐसे मैंने याद किया था, जरूरी नहीं कि आप ऐसे याद करो। ठीक है, आपके लिए जो टेक्निक आप बना सको वो आपको जल्दी याद होगी। ठीक है, तो उससे याद कर लो। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता करिए, इसके ऊपर, ठीक, इसके ऊपर कौन सी नोबल गैस है, आपको एटॉमिक वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना मैं सिखा चुका हूँ। अब पूरा थोड़ी ना 57 का बनाएंगे। जब डी ब्लॉक का बनाते थे तो ऑर्गन लिख लेते थे छोटा सा, ऑर्गन मीन्स हो जाता था 18। अब जितने भरने बचे वो बाद में भर लो आकर के। तो अगर हम लोग नोबल गैस की बात करें तो एक नोबल गैस होती है जिसका नाम होता है जेनॉन। ठीक, और जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 54। ठीक, कितना होता है, 54। तो हम लोग सबसे पहले क्या यूज करेंगे टर्म, अगर हमें इसकी क्या लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग लिख लेंगे XE। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, XE। और ये XE सबके साथ, ये XE सभी के साथ में है। यहां पर भी क्या लिख लो, अब उधर की तो भी बनाएंगे, 2 मिनट इधर ही जरूरत पड़ेगी तो इधर ही बना लेंगे, अदरवाइज साफ ही कर दो। लो चलो भाई, ये चीजें नोट कर लो भाई कि नोबल गैस XE लेकर के 57 कितना 54 लेकर के बनाएंगे। 58 से लेकर 71 तक है तो लिंथेनाइड बोला जाएगा, 57 से लेकर के 71 तक है तो लिंथेनॉइड्स बोला जाएगा। ये 2-3 बातें नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आराम से बनाना। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए साइड वर्क क्या जरूरी, साइड वर्क बेटा ये जरूरी है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस एफ ब्लॉक 4F सीरीज की, तो 4F सीरीज अगर हो हमारे पास में तो बताइए डी कौन सा भरा जाएगा, तो आंसर आएगा तुरंत सर जी 5D भरा जाएगा। और कौन सा भरा जाएगा, 6S भरा जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो होती है भाई 4F में 0 से लेकर कितने इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, 14, जो इसकी कैपेसिटी है। ठीक, 5D में 0 होता है या फिर 1 होता है, इससे ज्यादा नहीं होते। और 6S में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, तो देखो ध्यान देना एक बात कि अगर मैंने भरा है, ये लिंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों के लिए बात कर रहा हूं यहां पर, कि अगर मैंने भरा है NS, अगर मैंने भरा है NS, तो D कौन सी यूज होगी, N-1D यूज होगी और N-2F यूज होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग 3S को, 3S वाला के बाद 3D के पहले क्या, जो 3D लाते थे तो 3D से पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरते थे, 4S में भरते थे, और फिर इनर ऑर्बिटल 3D में इलेक्ट्रॉन आता था। कॉन्सेप्ट याद है ना, बस वही चीज यहां पर है। पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 6S में भरेगा, उसके बाद में आएगा कहां पर, 5D या फिर 4F में, यानी कि इनर ऑर्बिटल में। अब ये 4 ही क्यों यूज होता, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भाई। पहले सेल में केवल S होती है, दूसरे में S और P होती, तीसरे में S भी होती, P भी होती और D भी होती है। समझना बात को ध्यान से। तो जब आप पहला और दूसरे का गैप लेकर के चले हो जहां पर केवल S और P थी बस, ठीक है, तो जब आप छठे सेल में पहुंचोगे तो F आपके पास कौन सी आ पाएगी, चौथे सेल वाली ही तो F आएगी। ठीक, 4th सेल वाली F आएगी। तो इसीलिए जब 6th सेल में है तब कौन सी यूज हो रही है, 4F यूज हो रही है। और अगर हम लोग 7S एक्टिनाइड की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कौन सी F यूज होगी, 5F यूज होगी। और यही मैंने शुरुआत में बताया अभी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने चले तो कितना, देखो सारे लिख लो पहले, 4F, उसके बाद में 5D, उसके बाद में 6S। ठीक, यहां पर भी लिख लो 4F 5D 6S, सबके लिए चलते चलो, 4F 5D 6S, 4F 5D 6S। अब देखो इसके नीचे जितने हैं वो सब यही है, 4F 5D 6S। मैं केवल इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा, समझदार बच्चे आप लोग समझ जाओगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर पहले वाले की बात करें, किसकी बात करें, पहले वाले की, इसकी, तो क्या होगा भाई, देखो 54 तो यही हो गए, भरने कितने बचे, 55, 56, 57, 55, 56, 57, तो 2 आए यहाँ, 1 आया यहाँ, 4F में क्या कर दो, 0। देखो हो गए 57, 54, 55, 56, 1 57। क्या F में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, क्या F में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कहोगे नहीं सर, एक F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, शुरुआती कॉन्फ़िगरेशन में भी में F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक, तो एक्सेप्शनल केस हुआ ना, इसको बनाओ भाई, ये एक्सेप्शन है। जाना किसमें चाहिए था, 4F में, लेकिन चला किसमें गया, 5D में, तो एक्सेप्शनल है, इसीलिए इसको लिंथेनाइड के साथ में रखा नहीं गया है। कहां रख दिया गया है, मेन में रख दिया गया है। अब बात करो सीरियम की,
तो इसको भी बच्चा बनाओ, ये भी एक्सेप्शन है। इसके बारे में भी कहानी सिखाऊंगा कि क्या होती है। तो अगर सीरियम की बात करें तो देखो कितना है 58। 58 के अकॉर्डिंग हमारा नियम कहता है ये होना चाहिए था, ठीक। 50 54 तो यही हो गए, एक्सी का मतलब 54 हो गए, 55 56 57 58 कंप्लीट तो है। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4f में 1, 5d में 1 और 6s में 2, ठीक है। तो एक चीज नोट कर लो कि जितने भी एक्सेप्शन की बात करूंगा वहां पर 5 जो भी d ऑर्बिटल होगी, चाहे वो 5d हो चाहे वो 6d हो, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना हुआ करेगा, एक हुआ करेगा, ठीक है। हर जगह पर नहीं रखता है, एक एलिमेंट ऐसा है जहां पर ये रूल नहीं लगेगा, केवल वो जब एक्टिनेट पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। लेकिन जितने भी एक्सेप्शन होंगे 99% एक्सेप्शन जो हैं उनमें डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो भी एक, ठीक। चलो भाई अब आगे बढ़ो। अब अगर इसकी बात करें पीआर की, तो पीआर में क्या होगा, पीआर में क्या होगा, देखो कितना है 59, एक्सी का मतलब हो गया 54, तो 54 56 और कितना 54 के बाद में 55 56, दो बार दिए 56, भरने कितने थे 59, बच्चा कितना है 3। तो ये नियम के अकॉर्डिंग अगर भरेंगे तो 4f में कितना जाएगा 3, और 5d में कितने हो जाएंगे 0, 6s में कितने हो जाएंगे 2। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आओ, तो 2 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। अब यही सेल आगे भरे हुए हैं, तो देखो 2 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 7 यहाँ पर। अब अगली वाली देखना, रूल कहता है कि 2 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, लेकिन 8 नहीं होंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7, और एक्सेप्शनल केस है तो डी में कितना चला जाएगा 1, तो इसको मार्क करो, ये एक्सेप्शन है, ठीक, ये एक्सेप्शन है। तो भाई ये एक्सेप्शन क्यों है, सबके रीजन बताऊंगा, अभी एक एक करके सबके रीजन बताऊंगा। अब इसकी बात करो तो देखो कितना है 65 भरना, तो 2 यहाँ पर भर लो। एक्सी का मतलब कितने हो गए, एक्सी तो भरा ही है 54 55 56 सारे के सारे हो गए ना, यहाँ पर 0 कर लो। अब देखो 7 1 8 थे, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 9, डायरेक्टली क्या हो जाएगा 9। अब अगर इसकी बात करें तो देखो एस में कितने गए 2, अब ये एक्सेप्शनल केस तो है नहीं, यानी यहाँ पर 0 यहाँ पर 10, यहाँ पर 2 यहाँ पर 0 यहाँ पर 11, यहाँ पर 2 यहाँ पर 0 यहाँ पर 12, यहाँ पर 2 यहाँ पर 0 यहाँ पर 13, 2 0 14, देखो एफ फुल हो गई, ठीक, एफ पूरी फुल हो गई। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितने 15 तो आ नहीं सकते, तो 0 की जगह क्या हो जाएगा 1, और लास्ट एक्सेप्शन बचा ल्यूटीशियम यानी कि एलयू, ठीक। अब देखो दिख रहा है ना सब कुछ साफ साफ, अगर कुछ ना दिख रहा हो तो फिर बताना कमेंट बॉक्स में भाई, ठीक है। थोड़ा उचपौच तो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में, अब इतनी साफ राइटिंग साइंस वाले की नहीं हो सकती। चलो भाई, तो अब सारे एक्सेप्शन की बात करते हैं। पहला वाला तो चलो एक्सेप्शन समझ में आता है, ठीक। पहला वाला जो था जब पाया गया नेचर में, तो उसके अंदर एफ ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। कैसे पता चला, हमने आयन बनाया कलरलेस निकल गया, ठीक, हमने आयन बनाया कलरलेस निकल गया। अभी कलर स्पेक्ट्रा पढ़ाऊंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आयन कलरलेस निकला, इसका मतलब है एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, ठीक। अब आते हैं सीरियम की बात पर। तो बेटा सीरियम जो था, सारे लेंथेनाइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। कितनी होती है, +3। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड्स इज +3, ठीक। ऐसा कोई भी लेंथेनाइड नहीं है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता। सबकी सबसे ज्यादा स्टेबल, बार बार बोल रहा हूं, ठीक, सबकी सबसे ज्यादा स्टेबल +3 थी सीरियम को छोड़कर, ठीक। सीरियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किससे ज्यादा थी, सीरियम की +3 स्टेट से ज्यादा स्टेबलाइज हो जाती थी, यानी कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में +4 स्टेट में पाया जाता था। करते और भी है, लेकिन इसके ज्यादा स्टेबल कोई नहीं था। पता कैसे चला, पता कैसे चला, तो पता ऐसे चला कि जब हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग लेंथेनाइड्स को निकालते थे, तो कहां से निकालते होंगे, कुछ तो होगा जिसमें से लेंथेनाइड नेचुरली पाए गए होंगे। तो एक कौन सी, एक रेत होती है, सबने सुना होगा इसका नाम, जिसका नाम होता है मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट सैंड, ठीक है। इसके अलावा एक और है जिसका नाम होता है क्या, बेस्टनेसाइट, बेस्टनेसाइट। तो ये 2 और जो थी, इनसे हम लोग क्या करते थे, इनका मिक्सचर होता था उसमें, उसको निकालते थे। तो जब निकालते थे तो ये ज्यादा क्या डी ब्लॉक से, तो ये क्या होती थी, हाई रिएक्टिविटी वाले होते थे, तो इनको निकालना उसमें से बहुत कठिन होता था। तो निकालने पर जब हम लोग देखते थे कि तो हाइड्रेट फॉर्म करके निकालते थे, क्या करते थे, हाइड्रेट फॉर्म करके। क्योंकि अगर आपने अभी कोऑर्डिनेशन तो पढ़ी नहीं है, तो आपको पता नहीं कि हाइड्रेट कैसे, लिगेंड कैसे जुड़ जाएंगे आकर के। तो ओवरऑल अभी इतना जानो कि हाइड्रेट फॉर्म करके निकालते थे। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन के समय जो सीई था वो CeO2 बनाता था, CeO2 यानी कि डाइऑक्साइड बनाता था। अब आप लोग खुद ही सोचो कि अगर हमारे पास में क्या है, अगर हमारे पास में Ce के साथ में O2 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो इसकी कितनी हो गई +4। तो सीरियम जो था वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता था, और यहां से ये चीज निकल करके आई कि 4f में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे।
क्योंकि लिंथेनाइड की फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो अगर एक ही में दो इलेक्ट्रॉन होते, अगर एक ही में क्या होते, दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते तो फर्स्ट निकाल लेते, सेकंड को निकालना कठिन हो जाता। जबकि यहाँ पर सिमेट्रिकल ऑर्बिटल में भरा था, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान था। दैट्स वाई हमारे पास में जो सीरियम था उसकी +4 स्टेट जो थी वो ज्यादा स्टेबलाइज होती थी। उसके बाद में देखो कोई नहीं आया, सीधा आया यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों वाली बात है जो डी ब्लॉक में पढ़ चुके हो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। आधी भरी और पूरी भरी ऑर्बिटल अन्य ऑर्बिटल से क्या होती हैं, ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो रूल क्या करा था कि 802 होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होकर के 5d में चला गया, तो ये वाली क्या हो गई, जो एफ ऑर्बिटल था वो हाफ फील्ड हो गया, तो ये वाली ज्यादा स्टेबलाइज हो गई। उसके बाद में सीधा हमें कहां पर मिला, सीधा हमें यहां पर मिला आकर के एक्सेप्शन। तो यहां पर 14 जो 0 और 2 थे, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन तो पूरे फुल हो चुके थे। तो मोस्ट स्टेबलाइज ऑर्बिटल तो ये बनी चुकी थी। अब एक इलेक्ट्रॉन आता तो कहां जाता, तो वो कहां गया भाई, 5d में गया। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कितना आसान है। ठीक, कहने को ये कठिन टॉपिक होता है, लेकिन कितना आसान है लिखना कि हमें क्या करना है, यहां पर समझ लो हमें क्या करना है। सबके सामने पहले तो ज़ेनॉन लिख लेना है, उसके बाद में 6s में सब में 2 रहेंगे। ठीक, देखो कोई भी ऐसा 6s नहीं है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ना हो, 6s सब में 2 रहेंगे। उसके बाद में हमें कौन से याद रखने हैं, पहला वाला दूसरा वाला। ठीक, पहला वाला दूसरा वाला, इसमें डी में एक एक भर दो, जितने बचे हों एफ में भर दो। ठीक, उसके बाद में कहां पहुंचे, उसके बाद में पहुंचे जीडी पर। जीडी में क्या हो गया, सीधी सीधी बात, हाफ फील्ड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट लग गया आकर के। यानी कि इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 8, लेकिन हो गए 7 एक। ठीक, कहानी खत्म। उसके बाद में सीधे पहुंच जाओ कहां पर, लास्ट में। लास्ट में जब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं तो बेचारा कहां जाएगा, यहीं जाएगा। यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। ठीक, चलिए भाई, ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात, नोट करिए पहले से। ठीक है, मिटा रहा हूं फटाफट, नहीं तो नोट करने का टाइम दूंगा तो हो गई ये वीडियो पूरी। एक तो ठंडक में इतने दिनों से वीडियो नहीं बनी थी, बोर्ड पे भी जितनी इंक लगेगी वो जमती जाएगी। अब तो वैसे भी मिटाने में टाइम ज्यादा जाएगा। तो अगली हेडिंग डालिए भाई, बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग लिंथेनाइड की कर लेते हैं। अगर टाइम मिला तो सारा लिंथेनाइड उड़ा करके ही हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शुरू करें कहानी। अगर यहां तक आ गए हो वीडियो में तो अब जुड़े रहना, क्योंकि मेन कहानी तो यहीं से स्टार्ट हो रही है। अभी तक तो बस वही जो हर जगह पढ़ा है यूट्यूब पे, वही पढ़ रहे थे कि कैसे हम लोग भरें, इसमें 1 भर दो, इसमें 1 भर दो, इसमें 2 भर दो। चलो भाई, तो अगर हम लोग बात करें किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो मैंने क्या बताया कि मोस्ट स्टेबल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 फॉर एलेन्स। ठीक, अब एलन क्या है, एलन है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंथेनाइड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंथेनाइड्स। जहां पर भी टर्म लिखा मिले Ln, उसका मतलब लिंथेनाइड। जहां पर भी लिखा मिल जाए AC, उसका मतलब एक्टिनाइड। ठीक है, तो जो हमारी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 होती है। ठीक है, लेकिन बट सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या शो करते हैं, +2 एंड +4। ठीक, +2 भी शो करते हैं और +4 भी शो करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे जो +3 भी शो करेंगे और +4 भी शो करेंगे। तो पहली बात तो ये समझो कि जो +3 है ये करेंगे 14 के 14 ऑल। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता। तो हमें क्या करना बचा, हमें पढ़ना बचा केवल ये कि कौन सी +2 करेंगे और कौन सी +4 करेंगे। ठीक है, तो कौन सी +2 कौन सी +4, तो देखो +4 के लिए आ जाओ स्टार्टिंग 3, शुरुआत के 3। तो शुरुआत के 3 की बात करें तो कौन से आ जाएंगे, सीने पर नदियां, SEPRND। ठीक, ये 3 करेंगे तो CE की मोस्ट स्टेबल होगी इसमें, पहली बात आई। उसके बाद में अगर मैं कहूं +4 कौन सा करेगा, तो TB और TB एंड DY। तो ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या शो करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अब अगर बात करूं किसकी, +2 की, तो +2 में ND तो कॉमन ले लो उसमें से। ठीक, जो ND उसमें था वो +2 भी शो करेगा। यानी कि ये +2 भी करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है। पूछा जो सबसे स्टेबल कौन है, तो +3 होगी। ठीक है, तो ND तो करेगा ही करेगा। उसके बाद में क्या आपको याद रखना होता है, ND के बाद में एक एलिमेंट को छोड़ दो, एक एलिमेंट के बाद बाकी के जो अगले 2 एलिमेंट होते हैं वो भी आपके इसको शो करेंगे। तो ND के बाद में कौन आता है, PM, उसके बाद आएगा आपका SM, समेरियम। ठीक है, तो समेरियम आपका शो करेगा और उसके साथ में आपका EU भी शो करेगा। ठीक, अब उसके बाद में कौन से 5 वहां है, 5 यहां है, जिनमें से एक ये वाला कॉमन है, बस सर्किल बना लो। अब कौन से बचे, अब बचा जो लिंथेनाइड बिल्कुल खत्म हो गए, नीचे से एक एलिमेंट छोड़ दो, ऊपर के 2 उठा लो। तो नीचे से 2 एलिमेंट छोड़े तो LU छोड़ दिया, LU छोड़ा तो कौन सा बचा, TM YB, TM और
YB। तो देखो इतने एलिमेंट ये हो गए। तो 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो +2 शो करते हैं, 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो +4 शो करते हैं। ठीक है, तो 5 एलिमेंट कौन कौन से? शुरुआती 3 ले लो सबसे पहले, शुरुआती 3, फिर केवल 2 याद करने बचे, TB और DY। ये +4 शो करते हैं, जिसमें सीरियम की +4 मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है। और ये क्या बनाता है? डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, क्या बनाता है? डाइऑक्साइड, CEO2 बनाता है। ठीक, चलिए भाई, उसके बाद आती है +2 की बात। तो +2 में कौन कौन से हैं? तो +2 में आपको क्या याद करना है? देखो जो ND यहां पर आया वो ND यहां भी लिख लो। ठीक, ये +2 भी शो करेगा। नीचे से एक एलिमेंट छोड़ करके ऊपर के 2 जो बचे वो ले लो, TM एंड YB, यटरबियम। ठीक, उसके बाद में समेरियम एंड यूरोपियम, यानी कि ये दोनों एलिमेंट SM एंड EU। इतने 5 एलिमेंट आपको याद करने पड़ेंगे, किसके लिए? +2 के लिए। ठीक, तो याद करने का पैटर्न आसान है। अब कहानी शुरू होती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ये बनी तो ऑक्सीडेशन स्टेट की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आता है। अगर मैं कहूं आपसे सीरियम +4 की बनाइए, तो सबसे पहले तो सीरियम का आपको क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखोगे? XE, पहले तो सीरियम लिख लो। तो सीरियम कितना होता था? 58। हमने पढ़ा 2 0, नहीं, सीरियम के लिए क्या पढ़ा? 2 1, और उसके बाद में क्या पढ़ा? 1। अब अगर मैं कहूं आपसे सीरियम +4 बनाओ, सीरियम +4, तो सीरियम +4 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? यहां से। फिर कहां से निकलेगा? यहां से। और फिर कहां से निकलेगा? यहां से। यानी कि इसकी क्या आ जाएगी? डायरेक्ट XC। देखो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है? कहोगे सर बिल्कुल है। दैट्स वाई दिस इज मोस्ट स्टेबल, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक, शुरू हो चुकी है कहानी भाई। तो ये कहानी किसकी आई? ये आई किसकी? ये हुई बात ऑक्सीडेशन स्टेट की। चलिए अगली हेडिंग, अगली हेडिंग है एटॉमिक रेडियस। अपनी कॉपी पर डाल दो, जहां पर भी लिख रहे हो वहां लिखो। ये क्वेश्चन आएगा 2021 के पेपर में, चाहे हो आप CBSE, चाहे हो आप UP, और चाहे आप जिस भी चीज के लिए देख रहे हो। अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो इस बार ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस, या इसे कह लो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सारे एलिमेंट लिखो। हो गए? लिख गए सारे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, बिल्कुल सही। अब अगर मैं कहूं आपसे कि अगर आप इसको अलोंग द पीरियड पढ़ रहे हो, कहां से शुरू करा है? 58 से, जाओगे कहां पर? 71 तक। ठीक है, और आप कैसे जा रहे हो? लेफ्ट टू राइट। कैसे जा रहे हो? लेफ्ट टू राइट। तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो क्या होगा? आप कहोगे सर एटॉमिक रेडियस घटेगी। ठीक, सिंपल सी बात है, एटॉमिक रेडियस घटेगी। लेकिन फिर एक बात आती है, फिर एक बात आती है कि जब हम डीप सीरीज को पढ़ रहे थे, कौन सी सीरीज को पढ़ रहे थे? 3D सीरीज को या 4D को, किसी भी सीरीज को पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने वहां पर 2 चीजों को कंपेयर किया था। और वो 2 चीजें कौन सी थी? पहला था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC, और दूसरा था स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। तो जब हम लोगों के पास में S और P पढ़ते हैं तो कोई समस्या नहीं, जैसे ही आते हैं डी पर, वैसे ही एक समस्या स्टार्ट होती है कि पहले आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला गया, बाद में इनर ऑर्बिटल में आया। और शील्डिंग इफेक्ट ये कहता था कि इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आउटर वालों को रिपल करते हैं, दैट मीन्स वो न्यूक्लियस के इफेक्ट से उन्हें बचाते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग देखते थे कि जब शुरुआत में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, शील्डिंग कम है, तो एटम श्रिंक हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग आपस में बराबर आने लगे तो रेडियस कांस्टेंट हो गई। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ? जब शील्डिंग ज्यादा हो गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ गया। ठीक, तो शील्डिंग ज्यादा है, ज्यादा बचा लिया उसने, रिपल ज्यादा कर दिया, और अट्रैक्शन कम लगा, तो जो हमारा एटम था वो थोड़ा सा क्या हो गया? बड़ा हो गया। यही तो पढ़ा। तो क्या यहां पर वो चीज नहीं होगी? हम लोग भर तो रहे भाई 6s, उसके बाद भर रहे हैं 5D, उसके बाद भर रहे हैं 4F। ठीक है, 6s 5D 4F, तो 6s में तो 2 भर दिए। अब 5D में या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन कहां है? F में। ये भी तो बच्चा इनर ऑर्बिटल है, क्या ये शील्डिंग नहीं करेगी? तो इसके शील्डिंग का इफेक्ट क्यों नहीं होता? तो पहली चीज तो ये जाओ कि अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो एटॉमिक रेडियस है, जो एटॉमिक रेडियस है वो कॉन्टिन्यूअसली क्या होती चली जाती है? डिक्रीज होती चली जाती है। सबसे पहली बात, इसी इफेक्ट को आप लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हो कि जब लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाएंगे तो जो रेडियस है वो परमानेंटली घटती चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो शील्डिंग थी उसने कभी भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम क्यों नहीं किया? ठीक है, तो रीजन समझिए बेटा। अगर मैं बात करूं किसकी? शील्डिंग इफेक्ट की, शील्डिंग
इफेक्ट की, तो सील्डिंग इफेक्ट मैंने वहां पर पढ़ाया था, तो बताया था कि एस की सबसे ज्यादा, पी की उससे कम, डी की उससे कम और एफ की सबसे कम। ठीक, रीजन के पीछे भागो, बता तो दिया, एस की सबसे ज्यादा, पी की उससे कम, डी की उससे कम, एफ की सबसे कम। हमें पता है एस सिमेट्रिकल होता है, एस ऐसा होता है, ठीक, सिमेट्रिकल। तो अगर कोई ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है तो हर तरफ बराबर सील्डिंग देगा, हर तरफ बराबर सील्डिंग देगा। जबकि पी क्या थे, पी हमारे कैसे होते थे, लोब्स, ठीक, एक्स एक्सिस पर ऐसे, वाई एक्सिस पर ऐसे और जेड एक्सिस पर ऐसे। तो कहां पर सील्डिंग सबसे ज्यादा करेंगे, हाँ ठीक है, सिमेट्रिसिटी है इस ऑर्बिटल में, लेकिन ये एक्सिस के ही अलोंग होते हैं, प्लेन के अलोंग नहीं होते, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या हो चुके होते हैं, फूल चुके होते हैं ऑलरेडी, तो इनकी सील्डिंग एस से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। डी हमें पता है, 3 डी ऑर्बिटल है जो प्लेन के, किसके जो है, किसमें, प्लेन में, और 2 डी ऑर्बिटल है जो है अलोंग द एक्सिस, ठीक, न्यूक्लियस से थोड़ा ऑलरेडी दूर हो चुकी हैं, तो इसकी सील्डिंग पी से भी खराब हो जाएगी। क्या एफ का सेल शेप आज तक पढ़ाया गया, एफ जो है वो हमारी है नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड ऑर्बिटल एंड इट इज नॉट सिमेट्रिकल, ये ना ही वेल डिफाइंड है और ना ही सिमेट्रिकल है, दैट्स वाई इसकी सील्डिंग सबसे पुअर होती। तो एफ की क्या होती है, पुअर सील्डिंग, खराब सील्डिंग। तो अगर एफ में हम इलेक्ट्रॉन्स को लाते भी हैं तो कभी भी हमारा जो सील्डिंग इफेक्ट है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम नहीं कर पाएगा और जो रेडियस होगी वो परमानेंटली डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। इसी इफेक्ट को कहेंगे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है। चलो भाई नोट करो, बहुत गंदा गंदा लिखा है, जो भी समझ में आ रहा हो नोट करो, लेकिन समझ गए होगे। अगर समझ गए हो तो अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो, बोल रहा हूं एक बार कि द सील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल इज लीस्ट, एफ ऑर्बिटल की सील्डिंग क्या होती है, लीस्ट होती है, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इट इज एसिमेट्रिकल ऑल्सो, एसिमेट्रिकल नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। तो अगर एफ में, सुनते रहो मुझे, अगर एफ में क्या होता है, 0 से लेकर इलेक्ट्रॉन भरे भी जाते हैं तो उनकी सील्डिंग कभी भी क्या नहीं कर पाएगी, उनकी सील्डिंग कभी भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल नहीं कर पाएगी और जो रेडियस होगी वो कॉन्टिन्यूअसली घटती जाएगी, ठीक है। क्लियर हुई बात। अगली हेडिंग, अगली हेडिंग क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। चलो शुरू करते हैं, आईई के बारे में पढ़ो। तो आयनाइजेशन एनर्जी को हमने क्या पढ़ा है कि जितनी ज्यादा रेडियस उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, जितनी कम रेडियस उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक। ये बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, पहली बार। अब हमने क्या पढ़ा कि जब हम जा रहे हैं लेफ्ट से लेकर के किसकी तरफ, राइट की तरफ, तो जब डी ब्लॉक पढ़ते थे तो मजा आता था कि पहले शुरुआती 5 के लिए रेडियस घटी, फिर कांस्टेंट हुई, फिर बढ़ी। तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था, वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी में हमें क्या मिलता था, वेरिएशन मिलता था कि पहले क्या हुई, घटी तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी, फिर कांस्टेंट रही थोड़ा और काम हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, जब आगे बढ़े हम लोग तो रेडियस बढ़ गई, ठीक, और रेडियस बढ़ गई तो आयनाइजेशन एनर्जी घट गई। बट यहाँ पर कुछ नहीं है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो रेडियस साफ साफ क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, रेडियस कम होती जा रही है, न्यूक्लियस के पास आते जा रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन। तो अगर रेडियस कम होती जा रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखने वाला है कि अगर हम बात करें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, ये बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है कि जो फर्स्ट आईई होती थी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसे लिखो फर्स्ट आईई, ठीक, वो कम होती थी किससे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से, वो कम होती थी किससे, वो कम होती थी किससे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से, एंड सो ऑन। यार सिंपल सी तो बात है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो जब पहला इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया तो आउटर मोस्ट से चला गया, चलो इलेक्ट्रॉन, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बना क्या, कैटायन बना, बना क्या, कैटायन बना। कैटायन छोटे होते हैं अपने पेरेंट से, तो जब एटॉमिक रेडियस घट गई तो जाहिर सी बात है अगली वाली आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। तो अगर हम कहें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो ये क्या होगी, ये कम होगी किससे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से। ये कॉन्सेप्ट तो सेम है लेंथेनाइड के लिए, बट बात यहां पर ये है कि फर्स्ट आईई एंड सेकंड आईई आर नॉट वेरी मच,
ठीक, इनकी जो पहली और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और दो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो बहुत ज्यादा नहीं होती। 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या हो जाती है, 3 के लिए हाई हो जाती है। इसीलिए मैक्सिमम कितनी बनाते हैं जाकर के, +3 बनाते हैं। कुछ ही ऐसी चीजें हैं, 5 ऐसी चीजें हैं जो क्या बना लेंगे, +4 बना लेंगे जाकर। ठीक है, तो जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है, कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो वैल्यू नॉट वेरी हाई, ये वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक, अब बात कर लो इनकी रिएक्टिविटी की। बस खत्म कर रहा हूं, 2 वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में अब ये 2 घंटे का बनेगा लेक्चर, क्योंकि मैं जब बोलना स्टार्ट करता हूं तो मुझे भी नहीं पता चलता है कि कितनी देर में बोलूंगा। क्योंकि अभी क्या क्या बचा है, अभी बचा है पूरा कलर स्पेक्ट्रा, पूरा एक एक पॉइंट, एक एक, जैसे नहीं कहते धागे खोल दूंगा इस टॉपिक के, एक एक पॉइंट बताऊंगा कलर स्पेक्ट्रा का। उसके बाद बचा हुआ है आपका क्या, पूरा मैग्नेटिक मूवमेंट, पूरा मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ऑर्बिटल मिला के। ठीक है, तो ऑर्बिटल वाला तो खैर आपके में आएगा नहीं, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि आप थोड़ा बहुत जाने उसके बारे में। तो ओवरऑल बात केवल ये है, ओवरऑल बात ये है कि इस वाले वीडियो में तो आप पूरा कॉन्सेप्ट ये नहीं हो सकता, क्योंकि कलर स्पेक्ट्रा ही पढ़ाने में आपको कम से कम 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी की बात बहुत प्यारी है कि ये होते तो रिएक्टिव है, लेकिन इनकी किससे मिलती है रिएक्टिविटी, ये एल्कली अर्थ मेटल के साथ क्या शेयर करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखाते हैं। ठीक, और मोस्ट सबसे ज्यादा किसके साथ दिखाते हैं, मोस्ट दिखाते हैं किसके साथ, कैल्शियम के जैसी। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, एल्कली अर्थ मेटल के जैसी होती हैं। इसीलिए लिंथेनाइट को एक और नाम दिया गया और वो नाम था रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल्स, ये नाम दिया गया था इन्हें। ठीक है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, एफ ब्लॉक के शुरू होते हैं डी ब्लॉक के बाद। ठीक, डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शुरू होती है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किससे मैच करती हैं, एल्कली अर्थ मेटल यानी कि बेरिलियम वाले ग्रुप से मैच करती हैं, और सबसे ज्यादा मैच करती हैं किसके साथ, कैल्शियम के साथ। इसीलिए इनका एक और नाम दिया गया था, दैट इज एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को कहां पर, यहीं पर रोक रहा हूं मैं आपको एक बार बता दूं कि जो नेक्स्ट पार्ट आएगा लिंथेनाइट का, उसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहली चीज जो पढ़ाऊंगा वो होगी आपकी क्या, वो होगी आपकी कलर स्पेक्ट्रा, कलर स्पेक्ट्रा। ठीक है, कौन सा कलर बनता है, कब कौन सा कलर आएगा, किसके किसके कलर सेम होते हैं, कलर बनता है तो क्यों बनता है, डल बनता है क्यों बनता है, डी ब्लॉक से डिफरेंट बनता है तो क्यों बनता है, डी ब्लॉक में चेंज होता है, ब्लॉक में नहीं चेंज होता है तो क्यों नहीं होता। ठीक, इतने क्वेश्चन के आंसर मैं आपको कलर स्पेक्ट्रा में दूंगा। उसके बाद में जो अगली चीज आएगी वो आएगी मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। सबको याद होगा कि हम लोगों ने डी ब्लॉक को जो पढ़ा था तो ऑर्बिटल का मैग्नेटिक मूवमेंट छोड़ दिया था। ठीक, लेकिन यहां पर ऑर्बिटल का मैग्नेटिक मूवमेंट इफेक्ट करेगा करके। ठीक है, तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मैग्नेटिक मूवमेंट निकलेगा उसी तरीके से। ठीक है, उसके बाद में अगली बात क्या बचेगी, तीसरी बात और बची है, डिफरेंस विद किसके साथ, डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ। ठीक, जब डी ब्लॉक के बाद शुरू हुए हैं तो क्या डिफरेंस है इनके डी ब्लॉक के साथ में, और उसके बाद में आएगा कि स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सीरियम, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, सीरियम की। ठीक है, तो इतने 4 टॉपिक बचे हैं, ये 4 टॉपिक मैं अगले वाली वीडियो में कवर करूंगा। 40 मिनट का ये वीडियो हो गया है, अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा। काफी दिनों के बाद आया है, लेकिन मैं जब भी आऊंगा तो अपनी फुल इफिशियंसी के साथ आऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अन्य बच्चों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ और मिलने वाला है, अभी तो शुरुआत है। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।